जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार पटेल आज आप लोगों को गुणसूत्र के परिवर्तन या फिर उत्परिवर्तन या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं एब्रेविएशन या म्यूटेशन के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि गुणसूत्र में किस प्रकार से इसके जो क्रोमोसोम होता है उसमें यह किस प्रकार से परिवर्तन होता है और यह हमारे शरीर में या फिर मनुष्य के शरीर में या फिर जीवों के शरीर में किस प्रकार से अंतर देखने को मिलता है इसमें, और शरीर को यह किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिंगल, यदि गुणसूत्र सिंगल रहे तो इसको बोला जाता है हैप्लॉइड बोला जाता है, और यह यदि डबल हो तो इसको डिप्लॉइड बोला जाता है। तो हम जानते हैं कि इसमें से यदि एक परिवर्तन होगा, हैप्लॉइड परिवर्तन होगा या फिर डिप्लॉइड परिवर्तन होगा, यह कई प्रकार का हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस प्रकार से कितने प्रकार का इसमें एब्रेविएशन देखने को मिलता है या फिर उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं गुणसूत्र के विभेदन को। हम लोग इसको मुख्यतः दो भागों में सबसे पहले बांटा गया है। एक है इसका संरचनात्मक के आधार पर और दूसरा इसके संख्यात्मक के आधार पर। संख्यात्मक या फिर न्यूमेरिकल के आधार पर हम इसमें देखते हैं कि गुणसूत्र, हम जानते हैं कि मनुष्य में यह टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, और 46 क्रोमोसोम यह जोड़े के रूप में होता है, पेयर के रूप में होता है। यह 23 पेयर होता है। इसमें से हम लोग देख लिए हैं कि जो 22 पेयर होता है वह दैहिक कोशिका होता है, और जो 23वां नंबर का होता है, 23वां पेयर होता है, 23वां नंबर का जो पेयर होता है, 23वां नंबर का जो पेयर होता है वह सेक्स क्रोमोसोम होता है या फिर लिंग का निर्धारण करता है। तो हम लोग आज ये 22 क्रोमोसोम के बारे में और ये 23वां नंबर का जो क्रोमोसोम है इसको हम लोग देखेंगे। तो यह इसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है और इसमें से कौन सा नंबर का जो परिवर्तन होता है, कौन सा क्रोमोसोम का परिवर्तन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। और उसके आधार पर देखेंगे हम लोग कि वह शरीर में किस प्रकार से उत्परिवर्तन या फिर परिवर्तन कर देता है। तो देखते हैं हम लोग इसमें कि जो संरचनात्मक होता है उसमें इसको दो भागों में बांटा गया है। एक हो सकता है कि जीन की संख्या के आधार पर, और दूसरा नंबर देखते हैं कि जीन की व्यवस्था के आधार पर। तो इसको हम लोग जीन की संख्या के आधार पर इसको हम लोग फिर से दो भागों में इसको बांटा गया है। एक है विलोपन या फिर लॉस के आधार पर, और दूसरा देखते हैं एडिशन या फिर जुड़ने के आधार पर, या फिर इसी को ही द्विगुणन बोला जाता है। और दूसरा नंबर देखते हैं कि जीन की व्यवस्था के आधार पर। जीन की व्यवस्था में देखते हैं कि इसमें इन्वर्सन हो सकता है या फिर इंटर कैलरी हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें जो संख्यात्मक परिवर्तन होता है यह या तो एन्यूप्लॉइडी होगा या फिर यूप्लॉइडी होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग संरचना के आधार पर कि इसमें किस प्रकार से विपथन या फिर इसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो इसको मुख्यतः दो भागों में भी बांटा गया है। एक होता है पहला संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर हम लोग देख रहे हैं, संख्या के आधार पर हम लोग देखते हैं इसमें कि इसको हम लोग दो भागों में फिर से बांटे हैं। एक है आपका लॉस या फिर इसी को ही विलोपन बोला जाता है, विलोपन, या फिर इसी को ही और इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिलीट से फिर डिलीटिंग। यहाँ देखते हैं हम लोग डिलीटिंग, डिलीटिंग के आधार पर यदि डिलीटिंग के आधार पर हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम में किस प्रकार का परिवर्तन या उत्परिवर्तन होता है या विपथन होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि एक क्रोमोसोम का सीक्वेंस है, मतलब एक स्टैंड है, इसमें एक स्टैंड कहने का मतलब ये है कि हम लोग एक स्टैंड को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होता है उसमें केवल एक ही स्टैंड आता है। कहने का मतलब ये है कि जो 46 क्रोमोसोम है उसमें से 23 क्रोमोसोम फादर से आएगा और 23 क्रोमोसोम मदर से आता है। तो यह इस समय यह कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। इसमें जो क्रोमोसोम होता है हैप्लॉइड होता है। कहने का मतलब ये है कि यह जोड़ी में ना होकर यह सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो यह 23 क्रोमोसोम फादर से आएगा और 23 क्रोमोसोम मदर से आएगा। तो इसे दोनों से आने के बाद इसीलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 23 क्रोमोसोम है वह
उसमें एक जो सिंगल स्टैंडर्ड है उसी में ही किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसमें हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें ए बी सी डी ई इस प्रकार से इसमें जो बेस पेयर है वह है। जैसे कि इसमें हम लोग देख चुके हैं कि एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इसका जो सीक्वेंस होता है वह क्रोमोसोम में होता है या फिर गुणसूत्र में होता है। वही सीक्वेंस को मैं यहाँ पे ABCD समझने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्रोमोसोम का सीक्वेंस है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिलीटिंग होगा तो यह मान के चलते हैं हम लोग कि ये मान लो ABCD मतलब AB यहाँ से हट गया, तो AB हटने के कारण यहाँ पे नया जो सीक्वेंस होगा वह AB ना होकर यहाँ पर केवल C, D और E बस होगा, C, D और E होगा। इससे फिर क्या बोलते हैं जो क्रोमोसोम में परिवर्तन हो जाएगा। और यदि देखते हैं हम लोग इसमें कि इसी प्रकार से जो और दूसरा बेस पेयर होगा तो उसमें मान के चलते हैं ABCD और E, ये सब मैं ABCD लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये बेस पेयर हैं। अभी इसको समझने के लिए मैं बेस पेयर लिखा हूँ। यहाँ पे जो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन का जिसका सीक्वेंस होता है उसी के आधार पे होता है। तो यहाँ समझने के लिए मैं यहाँ पे ABCD लिख रहा हूँ। तो मान के चलते हैं एक बार ये वाला हट सकता है या फिर जो बीच वाला सीक्वेंस है वो हट सकता है। तो इसको इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डिलीटिंग दो प्रकार का हो सकता है, एक तो किनारे वाला होगा या फिर एक बीच का होगा। कहने का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम होगा उसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड होगा उसमें का या तो किनारे वाला भाग डिलीट हो जाएगा या फिर उसका बीच वाला भाग। तो यहाँ देखते हैं कि ये नया बेस पेयर कैसे बनेगा। यहाँ C और D गायब हो गया है तो A और B होगा, A B और ये जो E बचा हुआ है वो E। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो पुराना वाला बेस पेयर है उसमें और ये नया वाला बेस पेयर है उसमें बहुत अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो म्यूटेशन होता है इसको बोला जाता है टर्मिनल, और ये वाला जो बीच से यदि हट रहा है तो इसको बोला जाता है इंटरकैलरी। इस प्रकार हम देख लिए कि जो किनारे वाला होगा यदि इसमें का इस साइड का भी हो सकता है या फिर इस साइड का भी हो सकता है। मतलब जो क्रोमोसोम होगा उसमें जो किनारे वाला भाग यदि डिलीट होता है या फिर उसका लॉस होता है तो उसको बोला जाता है टर्मिनल बोला जाता है। और यदि बीच वाला भाग डिलीट हो जाता है या फिर गायब हो जाता है तो उसको बोला जाता है इंटरकैलरी बोला जाता है। यदि हम इसमें देखते हैं कि हम लोग को लगता है कि इसमें थोड़ा सा बस परिवर्तन हुआ है तो इसमें कितना ज़्यादा परिवर्तन होगा शरीर में, तो इसमें हम लोग एक शब्द देखते हैं। हम लोग इस शब्द को हम लोग देखते हैं, एक सामान्य शब्द है हिंदी का, इसमें हम पढ़ते हैं इसको तो रोको मत जाने दो। इसमें यदि हम एक मात्र जो कॉमा होता है उसको लगा के देखते हैं, यहाँ हम लोग लगा के देखते हैं तो रोको, रोको मतलब कोई जा रहा है, रोको रोको उसको मत जाने दो। और इसी को यदि हम देखते हैं दूसरे रूप में, यदि कोमा को हम लोग दूसरे जगह करके देखते हैं, यदि हम इसमें कॉमा को यहाँ न लगाकर यहाँ कर देते हैं तो इसको शब्द को पढ़ते हैं रोको मत जाने दो, और यहाँ रोको मत जाने दो। इसमें देखते हैं हम लोग कि एक कॉमा के कारण कितना ज़्यादा इसमें शब्द में परिवर्तन आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं जो 46 क्रोमोसोम होता है उसमें जो 23 क्रोमोसोम होता है उसमें यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो शरीर में फिर कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हम लोग जैसे सोच सकते हैं कि एक छोटा सा सीड होता है, मतलब बीज होता है, उसमें पेड़ का उसमें पूरा मैसेज उसमें रहता है कि वह किस प्रकार से मैसेज को पूरा प्लांट में एक्सप्रेस करेगा और किस समय वह किस को इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए वह पूरा का पूरा उसमें मैसेज एक छोटा सा सीड में पड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें सेक्स ऑर्गन होता है, उसमें एक छोटा सा जो आंख से भी दिखाई नहीं देता, उसमें यदि क्रोमोसोम में यदि परिवर्तन होता है तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं हम लोग कि लॉस या फिर जो डिलीटिंग होता है या फिर विलोपन होता है उसके आधार पर मनुष्य में किस प्रकार का बीमारी होता है या फिर बीमारी किस प्रकार का होता है उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम पाते हैं कि क्राई
डू चैट, क्राई डू चैट नामक एक बीमारी होता है। इसमें क्रोमोसोम का 5वां नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 5वां नंबर के या 5 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वह इसमें डिलीट हो जाता है। इसके कारण मनुष्य में या फिर जो बच्चा होता है उसमें यह जो बच्चा होता है बिल्ली के समान रोने लगता है। और इसमें देखते हैं कि जो बच्चा होता है वह बिल्ली की तरह रोने के साथ ही या बिल्ली की तरह या म्याऊं म्याऊं करने के साथ ही का मेंटली रिटायर्ड होता है। मतलब कहने का मतलब यह दिमागी रूप से कमज़ोर होता है और शारीरिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। आगे हम लोग देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में इसमें जो 45 क्रोमोसोम होते हैं, 45 क्रोमोसोम तो होता है लेकिन जो एक्स वाला क्रोमोसोम होता है वह नहीं होता है, एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है और यह केवल महिलाओं में होता है। 45 क्रोमोसोम होता है। हम लोग देखे हैं कि जो एक्स और एक्स क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम महिलाओं में होता है, उसमें से एक्स क्रोमोसोम तो होता है और जो ए वाला जो और सेकेंड वाला क्रोमोसोम होता है वह इसमें इस प्रकार की बीमारी में जो टर्नर सिंड्रोम वाला बीमारी होता है उसमें नहीं होता है। टर्नर सिंड्रोम बीमारी ऐसे माताओं के बच्चों में होता है जो 35 साल से अधिक उम्र के होने के बाद में प्रेगनेंसी धारण करते हैं। उनके बच्चों में इस प्रकार का बीमारी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि लक्षण में जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें हम लक्षण किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो जो बच्ची होगी उसमें इसमें बड़े होने के बाद में जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है वह देखने को नहीं मिलता है और जो सेकेंडरी महिलाओं में या फिर लड़कियों में जो सेकेंडरी परिवर्तन होता है वह देखने को नहीं मिलता है और ये प्रेगनेंसी धारण नहीं कर सकते हैं या फिर इनमें प्रेगनेंसी धारण करने की क्षमता नहीं होता है। इस प्रकार से जो बीमारी जिन बच्चों में या फिर जिन महिलाओं में होता है। संरचनात्मक के आधार पर एक प्रकार हम लोगों ने डिलीटिंग को देख लिया है, दूसरा हम लोग अभी देखेंगे एडिशंस। एडिशन या फिर इसी को ही बोला जाता है द्विगुणन। संरचनात्मक होता है, इसमें जो दूसरा प्रकार होता है वह एडिशंस हो सकता है, इसी को ही द्विगुणन बोलते हैं या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन बोला जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है उसका स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसको मान के चलते हैं हम लोग कि A B C D E F और G ये सब क्या है, बेस पेयर हैं। अभी इसको मानने के लिए ABCD लिखा गया है। यह क्या हो सकता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो इसमें जो ये होता है ओरिजिनल वाला है कि इस प्रकार से है। यदि इस प्रकार का बीमारी होगा उसमें देखते हैं कि यह जो क्रोमोसोम का स्टैंडर्ड होगा वह किस प्रकार से होगा। कोई सा भी जो इसमें बेस पेयर होगा उसका डुप्लीकेट हो जाता है, या मान के चलते हैं C से लेकर E तक यह डुप्लीकेट हो जाता है और वह उसी स्टैंडर्ड में ही दूसरे जगह या फिर उसके आगे डुप्लीकेट हो जाता है, जिससे कि इस प्रकार का म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो इसमें जो नया वाला होगा या म्यूटेशन के बाद में जो क्रोमोसोम होगा उसमें देखते हैं कि किस प्रकार का बेस पेयर देखने को मिलेगा, A B C D और E। अब इतना का डुप्लीकेट हुआ है तो इसमें देखते हैं C D E होगा और फिर आगे कौन सा है, F और फिर G होगा। इस प्रकार से फिर इसमें उत्परिवर्तन देखने को मिलता है या फिर म्यूटेशन देखने को मिलता है या फिर एब्रेविएशन देखने को मिलता है या फिर विभेदन। तो इसमें हम लोग बीमारी देखते हैं कैरोट मेरी टूथ डिसीज़ देखने को मिलता है। इस प्रकार के इसमें जो गुणसूत्र का जो विभेदन होता है उसमें जो मेलिन प्रोटीन होता है उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, जिसके कारण फिर ऐसा बीमारी देखने को मिलता है। इसमें केवल इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि जो डुप्लीकेशन होता है उसमें कौन सा बीमारी होता है, तो कैरोट मेरी टूथ डिसीज़ होता है। इसमें मेलिन प्रोटीन के कारण होता है, इसलिए यह ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है इसमें शरीर में। लेकिन इसमें मेनली देखा जाता है महिलाओं में सेकेंडरी कैरेक्टर होता है वह इसमें देखने को नहीं मिलता है।
जीन की व्यवस्था के आधार पर हम लोग देखते हैं कि यह दो प्रकार का होता है, एक होता है इन्वर्सन और दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। तो जो इन्वर्सन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि यह इन्वर्सन जैसे हम लोग मानते हैं कि इसको क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है। इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार से हम लोग इसको क्या मानते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम है। यह 1 2 3 4 लिखा हूँ, इसको समझने के लिए लिखा हूँ। और ये होता क्या है, ये है बेस पेयर है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह 180 डिग्री से यह घूम जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 2 और 3 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, उसके बाद में फिर 6 और ये 7। इस प्रकार से होने के बाद में फिर यहाँ से ये क्या होता है, यह टूट जाता है, मतलब जो ये वाला होता है टूट जाता है और टूटने के बाद में फिर ये यहाँ से फिर और ये यहाँ से हो जाता है। तो इस प्रकार से जो नया बेस पेयर बनेगा, बेस पेयर का जो सीक्वेंस होगा वह देखते हैं कि इसमें कैसा होगा, 1 2 और यहाँ से फिर 5 मतलब 5 और फिर 4 और 3 और 6 और 7 इस प्रकार से इन्वर्सन होता है उसमें देखने को मिलता है। जो इन्वर्सन वाला म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम में इसी प्रकार का देखने को मिलता है। अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन यह दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है रेसिप्रोकल। आगे देखते हैं सिंपल प्रकार का जो म्यूटेशन होता है उसमें देखते हैं हम लोग कि यदि इसको हम लोग बेस पेयर मानते हैं, यह सिंगल बेस पेयर है और इसके साथ में मैं और एक बेस पेयर डाल देता हूँ, तो ये हो क्या दोनों हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। और उसके बाद में फिर इसमें हम लोग बेस पेयर को यदि करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से यदि मैं बेस पेयर को करता हूं और ये इनमें यदि म्यूटेशन होता है, तो जो सिंपल प्रकार का म्यूटेशन होता है ट्रांसलोकेशन में, उसमें देखते हैं कि ये कहीं का भी इसमें का मान के चलो ये टूट के फिर इसके जगह में जाके जुड़ जाता है, जिसके कारण इस प्रकार का म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो देखते हैं हम लोग किसमें किस प्रकार से होगा, 3 4 5 और फिर यहाँ जाके ये वाला जुड़ जाता है। तो 1 और 2 फिर यहाँ से कितना चालू हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, 6 7 8 और ये 9 और फिर ये वाला लास्ट वाला 10। तो इस प्रकार का म्यूटेशन इसमें देखने को मिलता है। और जो रेसिप्रोकल होता है इसमें देखते हैं हम लोग, या फिर इसी को हिंदी में पारस्परिक बोला जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं और इसमें देखने को मिलता है यदि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस प्रकार से यदि होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इसमें से ये होगा, यदि इनमें म्यूटेशन होगा, इस प्रकार का म्यूटेशन होना होता है, तो उसमें देखते हैं कि इसमें का जो 6 7 है वो इसमें आ जाएगा और इसमें से 1 2 है वो इसमें चला जाता है यहाँ से कट के। तो इस प्रकार से जो नया बेस पेयर होगा वह देखते हैं इसमें हम लोग 6 7 3 4 और ये 5 और जो दूसरा वाला होगा उसमें क्या होगा 1 1 2 और फिर यहाँ से चालू हो जाएगा 8 9 10 8 9 और ये 10 इस प्रकार से देखते हैं हम लोग कि ये नया वाला बेस पेयर हो गया। तो इसमें देखते हैं कि ये म्यूटेशन किस प्रकार का हुआ है। तो जो सिंपल वाला बेस पेयर है, जो सिंपल वाला जो म्यूटेशन है उसमें हम देखते हैं कि इसमें जो बेस पेयर होता है वह इसमें का एक जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है उसमें का ए वाला टूट कर इसमें चला जाता है, लेकिन जो रेसिप्रोकल होता है इसमें देखते हैं हम लोग कि जो इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वे इसमें का उसमें चले जाते हैं और उसमें का फिर इसमें आ जाता है। इस प्रकार से इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बीमारी कौन सा होता है, तो इसमें बीमारी में देखते हैं हम लोग कि इसमें ल्यूकेमिया होता है।
ल्यूकेमिया बीमारी होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम में कहाँ परिवर्तन होता है। तो इसमें देखते हैं जो क्रोमोसोम होता है वह 22वां नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वह किस में चला जाता है, वह 9 नंबर के जो 9 नंबर का क्रोमोसोम होता है वहाँ चला जाता है। तो इस प्रकार का इसमें परिवर्तन होने से फिर उसमें ल्यूकेमिया बीमारी होता है, या फिर इसी को ल्यूकेमिया का कहा जाता है, ब्लड कैंसर बोला जाता है। ब्लड कैंसर में हम देखते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल होता है वह 4 प्रकार का होता है। उसमें से जो दो प्रकार का वाइट ब्लड सेल्स होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है ये दोनों को वाइट ब्लड सेल को इफेक्ट करता है, और यह जो वाइट ब्लड सेल होता है वह बहुत अधिक अपने आप को ग्रोथ कर लेता है रेड ब्लड सेल की तुलना में, और जो रेड ब्लड सेल होता है उसको यह क्या करता है, खाने लग जाता है, और खाने लगने के कारण या फिर खाता है रेड ब्लड सेल को, जो वाइट ब्लड सेल होता है वह, तो रेड ब्लड सेल की कमी हो जाता है। जिस हम जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल होता है और वाइट ब्लड सेल होता है इसका निर्माण बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहने का मतलब ये है कि जो हड्डी होता है हड्डी के अंदर में स्पंज के समान इसमें भरा हुआ होता है बोन मैरो, और उसी बोन मैरो से ही रेड ब्लड सेल का या फिर वाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संख्यात्मक के आधार पर हम लोग देखे थे शुरू में कि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, जो शुरू वाला होता है यूप्लॉइडी है यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग के एग्ज़ाम पर्पज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये न्यूप्लॉइडी है यह हम लोग के एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यह कई एग्ज़ामों में पूछा भी जा चुका है जो इसके बीमारी होते हैं उनके बारे में। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, यह होता है हाइपोप्लॉइडी होता है और एक होता है हाइपरप्लॉइडी। हाइपर मतलब हम लोग जानते ही हैं कि किसी को भी बोल देते हैं कि मतलब अरे भाई इतने छोटी सी बात में क्यों हाइपर हो जा रहे हो। हाइपर कहने का मतलब यहाँ यह होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा कहने का मतलब है कि जो 2n क्रोमोसोम होता है उसमें जो 46 क्रोमोसोम होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगा, तो क्या होता है वह हाइपरप्लॉइडी होता है। और जो ये वाला होता है हाइपोप्लॉइडी, यह जो 2n क्रोमोसोम होता है, मान के चलो 2n क्रोमोसोम, 2n कहने का मतलब ये है कि जो 2 तो मल्टीप्लिकेशन करना ही है, और जो n होता है वह 23 होता है। मनुष्य के लिए है और दूसरे जीवों के लिए दूसरा हो सकता है, तो 2n = 46। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 2n में कितना होगा, 2n - 1 होगा, तो ये क्या होगा, मोनोसोमी होगा। और नोलिसोमी में क्या होगा कि इसमें 2n - 2 होगा, तो इसमें इस प्रकार का म्यूटेशन देखने को मिलता है। और ट्राइसोमी में हम लोग देखते हैं कि हाइपरप्लॉइडी है ये। हाइपरप्लॉइडी कहने का मतलब ये है कि 2n प्लस इसमें 1 होगा, तो ये क्या होगा, ट्राइसोमी। मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम हो, 46 क्रोमोसोम के साथ में प्लस 1 होगा, तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, 47 होगा। और इसमें हम लोग देखते हैं कि टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा, 23 गुणित 2 गुणित 23 मतलब कितना, 46 हो जाएगा, और 46 - 1 होगा तो यह 45 हो जाएगा। और इसमें भी हम लोग देखते हैं कि 46 क्रोमोसोम -2, तो ये कितना हो जाएगा, 44 क्रोमोसोम। डबल ट्राइसोमी में हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें 2n तो होगा ही, तो होगा +1 होगा, और उसके साथ में और एक होगा, तो इस प्रकार से यह 2 ठो एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें क्रोमोसोम, तो यह 46 क्रोमोसोम +2 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 46, 47 और 1 48 क्रोमोसोम इसमें देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इससे आगे देखते हैं कि बीमारी किस प्रकार से इसमें होता है। हम लोग आगे देखते हैं कि जो संख्यात्मक म्यूटेशन होता है उसमें ट्राइसोमी होता है, और वही ट्राइसोमी के आधार पर किस प्रकार से मनुष्य में बीमारी होता है उसको हम लोग देखते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम जो 21वां नंबर का होता है उसमें जानते हैं हम लोग 23 क्रोमोसोम है जोड़े में, उसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है वो 23 होता है, तो उसी में हम लोग देखते हैं जो 21वां नंबर का होता है वह कैसा हो जाता है, वह ट्राइसोमी हो जाता है। ट्राइसोमी होने के कारण इसमें कौन सा बीमारी होता है, वह होता है डाउन सिंड्रोम। इसी को ही क्या बोला जाता है, मंगोलिज्म बोला जाता है, या फिर इसी को ही मंगोलिज्म आइडियोसी वही बोला जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें जो कैरेक्टर होता है उसमें जो मनुष्य होता है उसमें इसमें इसका माथा बहुत बड़ा हो जाता है, आँख बड़ा सा होता है, नाक चपटा हो जाता है, और मुंह भी उसका बेढंगा टाइप का हो जाता है। तो इसमें इस प्रकार का होता है इसके लक्षण।
आगे देखते हैं हम लोग जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है, इसमें जो ट्राइसोमी होता है वह कौन सा नंबर का होता है, वह 18 नंबर का होता है। जो 18 नंबर का क्रोमोसोम होता है, मैं मान के चलूँ इस प्रकार से सिंगल स्टैंडर्ड है, इसमें 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से टोटल कितना है 23। जो 23 क्या है क्रोमोसोम है, उसमें जो 18वां नंबर का है वह कैसा है, वह ट्राइसोमी है, तो उसमें कौन सा होगा, एडवर्ड सिंड्रोम होगा। और इसमें देखते हैं हम लोग कि जो पटाउ सिंड्रोम होता है यह 13 नंबर का जो 13 नंबर का क्रोमोसोम होगा उसमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों में हम लोग देखते हैं कि जो कैरेक्टर होता है वह अधिकतर महिलाओं में ही देखा जाता है, और जो महिलाएं होती हैं वह फर्टाइल नहीं हो पाती हैं। कहने का मतलब ये है कि वे प्रेगनेंसी धारण नहीं कर पाते हैं, और उनमें जो महिलाओं का जो कैरेक्टर होता है वह देखने को नहीं मिलता है, सेकेंडरी कैरेक्टर होता है वह इसमें नहीं हो पाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका, लेकिन क्या करता मैं पूरा नहीं बताता तो फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने पूरा बताने की कोशिश किया है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।